क्लास 9 साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि एक वस्तु 8 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन कितना होगा ये बता दो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक वस्तु है जो इस तरह से वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो आधा वृत्त के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। सोच लो कि यहाँ से कोई जैसे ये वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या कितना है, आर है। ठीक है, तो अगर कोई घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते सोच लो कि इतना दूर अगर आ जाता है, ठीक है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग किया, इतना दूर आ गया, तो विस्थापन बोलने का मतलब होता है क्या, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। दोनों के बीच की अगर दूरी बोले तो यहाँ से इतना अगर आर है तो यहाँ से इतना भी क्या हो जाएगा आर, तो विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा आर हुआ कितना, यहाँ से इतना आर है, फिर यहाँ से इतना आर, आर प्लस आर, यानी कि 2r के बराबर हो जाएगा। वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2r। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जिसमें बोला गया है वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। वेग में प्रति सेकंड में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका इकाई होता है ये बताओ, तो ये होता है त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मात्रक होता है, तो ये वेग का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। गति के प्रथम नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, तो बोलेंगे न्यूटन का गति का तीसरा नियम हमें बल की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा ये बता दो। संवेग को ना p से दर्शाते हैं, संवेग कितना होगा ये बता दो। जबकि मेरे पास ना वेग दिया हुआ है, ठीक है, वेग कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और जबकि द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 kg। ठीक है, तो इसका संवेग कितना होगा ये बता दो। तो देखो वेग को v बोला जाता है, द्रव्यमान को m बोलते हैं, संवेग को p बोलते हैं, और संवेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p बराबर होता है m v। m का मान कितना दिया हुआ है 0.5, v का मान कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10 आ जाएगा। सबसे पहले ये 10 ना ये 10 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचा कितना, तो बोलेंगे सिर्फ 5 बचा। और संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है, देखो द्रव्यमान का है kg है, ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक kg है और इसका मीटर प्रति सेकंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक निकल के आ जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड। इसका ऐसा ही मात्रक होगा kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मिस्टेक से स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बोला गया है जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। बोल रहा ना बस चल रहा है सीधा आगे जा रहा था, ठीक है, विराम से चलना शुरू कर रहे हैं, विराम मतलब क्या हुआ था, रुका हुआ था, जैसे ही चलना शुरू किया तो जो भी यात्री थे ना पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये कौन से नियम के कारण हुआ, तो इसको बोलते हैं गति के, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोला गया है कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, मतलब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक तो जूल होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 40 किलोग्राम है, देखो द्रव्यमान बोल रहे हैं कितना है 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा,
तो समझो ना, पिंड बोलने का मतलब कोई भी वस्तु चंद्रमा पर गया तो उसका द्रव्यमान कितना है 40। और ये याद रखना है कि द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, भार हमेशा बदलता रहता है, द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। तो पृथ्वी पर भी वस्तु का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। अब बोले पृथ्वी पर भार कितना होगा ये बता दो। तो पृथ्वी पर ना भार निकालना है, ठीक है, पृथ्वी पर भार निकालना है। और भार हम लोग निकालते कैसे हैं, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण से। द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान को शॉर्टकट में बोला जाता है m, गुरुत्वीय त्वरण को बोला जाता है g, मतलब और भार को बोला जाता है w। भार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है mg। द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 40 और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। दोनों को जैसे गुना कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 392 न्यूटन, ठीक है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए 392 न्यूटन मिलेगा, बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोला गया है जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। देखो कंपन करने पर ना, जैसे यहाँ पे जैसे देख लो, ठीक है, कोई भी चीज़ कंपन करता है तो उसमें ना इस तरह से आयाम होता है, ठीक है। तो जब पदार्थ के कण सब हवा में ना बहुत सारे कण होते हैं, जब सामने सामने आ जाता है ना तो उसको बोला जाता है संपीड़न, ठीक है। और ये यहाँ पे यही पूछ रहा था, जब हवा में जब कण सब आमने सामने आ जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है संपीड़न। किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं संपीड़न। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें बोला गया है वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पूर्ण सुनाई देती है तो वह क्या कहलाती है। अगर हमें ध्वनि ना फिर से सुनाई दे रहा है, एक बार बोल रहे हैं 10 बार सुनाई दे रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो उसको गूंज बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला गया है निम्नांकित में से किस पदार्थ में कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो आकर्षण बल अगर सबसे कम अगर होता है ना तो वो होता है गैस में। आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है, गैस में। और इसमें से गैस कौन सा होगा, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें बोला गया किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कोई तापमान है जिसमें बोल रहे कि पानी को लिए वो ठोस में भी मिल रहा है, साथ साथ में वो द्रव में भी मिल रहा है, तो वो तापमान को बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर ऐसा पूछा जाता कि वह तापमान क्या है जिसमें कोई पानी अगर जैसे जिसमें कोई पानी अगर द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ठोस और तरल जब बोलेगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 16 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला गया है 10 ग्राम 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में कितनी होगी ये बता दो। तो देखो इसमें ना दो चीजें, पहला जो जल है, जल को ना बोला जाता है विलायक, ये घोलने का काम करता है, ठीक है। और चीनी क्या है, विलय, जो पानी में हम लोग घोलते हैं, जिसको घोलते हैं उसको विलय बोलते हैं। और जिसमें घोल रहे हैं उसको बोला जाता है विलायक। अब मुझे निकालना क्या है, विलयन की सांद्रता। तो इसको देखो इस टाइप से बोला जाता है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा में होता है विलायक प्लस विलय की मात्रा गुना में 100। प्रतिशत पता करना है ना, इसलिए गुना में 100। विलयन की सांद्रता जब प्रतिशत में निकालते हैं तो वो इसके लिए फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बटा विलायक प्लस विलयन की मात्रा गुना में 100। अब विलय की मात्रा मेरे पास कितना है, कितना घोल रहे हैं, 20 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं। विलायक मतलब किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, जल कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे विलय कितना है, विलय 100 ग्राम हो गया और गुना में 100। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो मिलेगा 20 को जब 100 से गुना कर देंगे 2000 मिल जाएगा, बटा में 100 को 20 से गुना
100 में 20 अगर जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कट गया, तो यहाँ से भी पता चला ऊपर में हुआ 200 बटा में हुआ 12, भाग देंगे तो ये मुझे मिलेगा 16.2/3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोला गया है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक निकालने के लिए ना पहले ये समझो घनत्व का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका एसआई मात्रक निकल के आ गया केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। निलंबन में कौन सा गुणधर्म पाया जाता है, यह एक विस्मांगी मिश्रण होता है। कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो कपूर और नमक के मिश्रण को अगर अलग करना है तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि वैसे विधि को कहा जाता है जिसमें किसी ठोस को जब गर्म करते हैं तो वो सीधा गैस में, और ठंडा करने पर सीधे गैस से ना ठोस में बदल जाता है। ऐसी विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोला गया है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, किसमें बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या बोलने का मतलब होता है कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या साथ में न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सॉरी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर में था तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होगा। NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए ना पहले देखेंगे N। सबसे पहला कौन है, N फॉर होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, लेकिन द्रव्यमान निकालेंगे तो 7 का डबल यानी कि 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 3 हुए तो यानी कि 3 हो जाएगा। अगर NH3 का भी आणविक द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो सोडियम का द्रव्यमान हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 3, 14 और 3 मिलकर हो जाएगा टोटल 17। और आणविक द्रव्यमान को ना U से दिखाते हैं, यानी कि 17U। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें बोला गया स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। स्थिर अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम हमें यह बताता है कि किसी भी तत्व में उपस्थित किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं ना वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसको बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। जैसे सोच लो ना जल को ही ले लो, जल में देखो ना दो चीजें हैं, पहला कौन है हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है ऑक्सीजन। स्थिर अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व जो होगा ना वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिला होगा। जैसे यहाँ पे अगर अनुपात अगर निकालेंगे ना तो अनुपात में मिलेगा। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसका अनुपात कितना होगा 2:1। यानी कि ये 2:1 के अनुपात में ही हमेशा रहेगा, इसी को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें इस तरह से बोलते हैं, देखो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोला गया निम्नलिखित में से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है 36 ग्राम जल है, तो जल बोलने का मतलब क्या होता है H2O। H2O के लिए अगर देखें तो H2O के लिए मेरे पास दिया हुआ है, दिया गया द्रव्यमान जो है 36 ग्राम के बराबर। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान अगर बोलें H2O का मोलर द्रव्यमान ये बराबर होगा 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, 16 और 2 मिलके कितना हो गया 18 ग्राम। अब मुझे निकालना है मोल की संख्या, तो मोल की संख्या निकालते हैं। मोल की संख्या बराबर होता है
दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान मेरे पास ना 36 ग्राम है, मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम। सबसे पहले ग्राम ग्राम कट गया, 18 दूनी 36 यानी कि 2 मोल मिलेगा। कितने मोल होते हैं? 2 मोल होते हैं। तो यानी कि H2O में मोल की संख्या कितनी है? 2 मोल जल है। न्यूट्रॉन पर डेस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर ना कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं जीरो। 25 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोला गया व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स को बोला जाता है धनावेशित हीलियम परमाणु। धनावेशित हीलियम परमाणु बोलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान के अंतर डेस की संख्या के कारण होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें बोला गया है कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति ना सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इसमें बोलेंगे प्लेस्टिड जो होता है उसका डीएनए और राइबोसोम होता है। आगे वाला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है किस कोशिका में 16 किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें बोलेंगे 16 अगर है ना तो संतति कोशिकाओं की संख्या उसका ठीक आधा होता है यानी कि 8 हो जाएगा। दिए गए चित्र किस उत्तक का है? इसको बोला जाता है पैरेन्काइमा। बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कंडरा। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनकी कोशिका संरचना। ग्रीन हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? ग्रीन हरित शैवाल जो है वो मोनेरा वर्ग में आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है? वायरस से होने वाला रोग का नाम है कोरोना। संक्रामक रोग के उदाहरण कौन है? तो इसको बोलते हैं क्षय रोग। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर है तो वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है ओजोन। थैंक यू।